कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, याद करो जरा कहानी, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा क्या किया गया था, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको रिप्लेस किया गया था, उसको रिमूव किया गया था फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार से उसको रिप्लेस करके कहाँ डाल दिया गया था, लीगल राइट्स पे डाल दिया गया था, और यह वैधानिक अधिकार हो चुका था, ये एक लीगल राइट बन चुका था। लेकिन आर्टिकल 19(1)(f) में भी वही था संपत्ति का अधिकार, तो इसको हटा दिया गया था 44 से। इसलिए जो उसके बाद वाला 7वां है वो छठा बन गया कि देश में कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का बिजनेस करने का अधिकार है। बिजनेस पर किसी कम्युनिटी का कोई ट्रेडमार्क नहीं डला हुआ है, क्या कोई उसका कोई वो नहीं है कि उसने उसको लीज पे लेकर रखा हो। भारत में हर कम्युनिटी के लोग कोई सा भी धंधा कर सकते हैं, कोई सा भी, लेकिन उसको लीगली गवर्नमेंट परमिट करता हो। पता चला आप ड्रग्स बेचना शुरू कर दे, दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप वो वाला, तो सरकार जिसकी इजाजत देती है जो लीगल बिजनेस में खाए जाते हैं, तो ऐसा कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ बिजनेस के लिए शर्त है, फॉर एग्जांपल आपको मेडिकल खोलना है, आपको मेडिसिन में जाना है, देन यू हैव टू की आपको लाइसेंस चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पेस्टिसाइड केमिकल की दुकान खोलना है, देन आपको वहाँ लाइसेंस चाहिए। तो कुछ लाइसेंस प्रणालियाँ भी हैं, लेकिन कपड़े की दुकान खोलनी है तो जस्ट आप ठेले पर भी ले जा सकते हैं, रेडी लगा सकते हैं, उसमें कोई आपको मना नहीं करेगा। सारा अधिकार आर्टिकल 19(1)(g) में आता है। तो व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता है। इस प्रकार आर्टिकल नंबर 19 जो है वो बहुत कमाल का है, आपने समझ लिया, सारे अधिकार उसमें आते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये सारे अधिकार जो आर्टिकल 19 में दिए गए हैं, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि इसे ऐसा नहीं कि इनको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको लिमिट किया जा सकता है। जब देश की एकता की बात आती हो ना, when the question arises for the unity and integrity of nation, जब देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी पर बात आती है, जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात आती है, देन स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल नंबर 19 में लिखा हुआ, 19 के क्लाउज नंबर 2 में पढ़ना है तो लिख पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये राइट्स दिए तो हैं, लेकिन दीज आर नॉट एब्सोल्यूट राइट। सरकार चाहे तो इसमें प्रतिबंध लगा सकती है, युक्त होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जेल में ही डाल दिया सीधा। आर्टिकल नंबर 20 बड़ा कमाल का है, और ये आर्टिकल नंबर 20 जो है ये अपराध से हमें सजा के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। क्या किसी अपराधी को भी फंडामेंटल राइट्स मिलता है? तो आप बोलिएगा यस सर, अपराधी को भी फंडामेंटल राइट्स मिलता है, और अपराधियों के भी अधिकार है आर्टिकल नंबर 20 में, क्योंकि अपराधी और दोषी के बीच में कोई डिफरेंस रहता है। अपराधी और दोषी दोनों में अंतर तो है ही भाई, क्योंकि अपराधी केवल शक के आधार पर पकड़ा गया व्यक्ति होता है, जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं होता वो दोषी नहीं होता। लेकिन अपराधी को अगर गिरफ्तार किया गया तो कुछ तो अधिकार होना चाहिए, या किसी व्यक्ति को किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, तो अपराध के संबंध में प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, अपराध के संबंध में जो अधिकार दिए गए हैं, इट इज अंडर आर्टिकल नंबर 20। क्या दिए गए अपराध? तीन यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि क्या किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार कर सकते हैं जब ऐसा कोई कानून ही ना हो। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं, फिर मैं तीनों पे आ जाता हूं, तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल आज मान लो तारीख है 26 जनवरी 2023। मान लो 26 जनवरी 2023 का समय चल रहा है। मान लीजिए, मानने में हमारा क्या जाता है, तो मान लिया कि 26 जनवरी 2023 चल रहा है, और मान लो इस दिन किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया, कोई क्राइम कर दिया। ठीक है, क्राइम कर दिया, मान लो उसने क्या कर दी, चोरी कर ली। ठीक है, तो 26 जनवरी 2023 को किसी व्यक्ति ने क्या कर दी, चोरी कर दी, और 26 जनवरी को ही सरकार ने क्या किया, 26 जनवरी के बाद से यानी 27 से आपको एक नया रूल देखने को मिलेगा कि जो चोरी की सजा है वो कितनी कर दी गई, 5 साल कर दी गई। और 26 तारीख से पहले जो थी, मान लो 26 तारीख के बाद लागू हुई ना, 27 तारीख से एक सजा हो गई नई, 27 जनवरी से क्या बोल दिया कि चोरी करने वाले को 5 साल की सजा है। लेकिन इससे पहले अगर चोरी करता है वो, किससे पहले, इससे पहले सजा कितनी थी, यानी 27 से पहले 26 को कितनी थी, केवल 6 महीने की थी। अब मुझे बताओ कि जिस व्यक्ति ने 26 जनवरी को चोरी की थी, लेकिन उसी दिन पकड़ा नहीं गया, वो पकड़ा कब गया, उसको पकड़ा गया 28 जनवरी को। ठीक है, 28 जनवरी को उसको पकड़ा गया। अब मुझे बताओ कि क्या इस व्यक्ति को, जिसने 26 जनवरी के दिन चोरी की गई थी, 28 जनवरी के दिन पकड़ा गया, तो इसको 6 महीने की सजा मिलनी चाहिए कि 5 साल की सजा मिलनी चाहिए? मेरे ख्याल से आप एक बार फिर समझा दूं मैं आपको
कि 26 जनवरी के दिन कोई व्यक्ति चोरी करता है, 27 जनवरी के दिन सरकार नया नियम बनाती है कि चोरी करने वाले को 5 साल की सजा है। चूंकि 5 साल की सजा से पहले यानी 27 तारीख को जब नया नियम आया उससे पहले 26 तारीख तक क्या सजा थी, 6 महीने की। 26 तारीख को जो चोरी कर रहा है वो 26 को पकड़ा है नहीं, वो नई सजा के बाद पकड़ाता है 28 को, तो उस पर कौन सी सजा का आरोपण होगा? तो आंसर होगा कि उसको जो सजा होगी वो कितने महीने की होगी, 6 महीने की होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जा सकती है जब उसने किया हो और वो सजा का प्रावधान उस समय हो। तो जिस समय क्राइम किया गया हो क्राइम की वजह से ही होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि 27 को सरकार नियम बनाए और बोले कि इसको हम लोग पिछले डेट से लागू करते हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकता कि 27 जनवरी 2023 को इन्होंने कानून बनाया और बोला क्या कि ये 1 साल पहले यानी 26 जनवरी 2022 से लागू हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? किसी भी कानून को पिछली तारीख से बैक डेट से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, कानून में नहीं हो सकता। हाँ, आपको सैलरी बढ़ानी है किसी की तो आप कर सकते हैं वो, क्योंकि उससे किसी को फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो अगर उसको पता होता ना कि 5 साल की सजा, तो वो चोरी नहीं करता। तो आपने सजा चेंज की, अच्छी बात है, लेकिन वो तब होती जब वो क्राइम उसने किया होता। बात समझ में? तो किसी भी व्यक्ति को तब उस अपराध की सजा नहीं दे सकते जब उसने किया हो और वो अपराध ही ना हो। तो पता चला 27 जनवरी से पहले चोरी करना अपराध ही नहीं था, तो फिर उसको कैसे सजा दी जाएगी? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक सेट है जो आया था, और मतलब एग्जाम में नहीं आया था लेकिन वो चर्चा में बहुत था। वोडाफोन का एक केस था। ये पहले कंपनी होती थी हच और वोडाफोन, आजकल सब खत्म हो गए। वोडाफोन और हच नाम की कंपनी होती थी। क्या हुआ था, 2008 में इनमें मर्ज हो गए, दोनों क्या हो गए, मर्ज हो गए। मर्ज का मतलब होता है ये दोनों जुड़ गए, दोनों एक दूसरे से मर्ज हो गए, जुड़ गए, जोड़ दिए गए। अब दोनों जुड़ जाती है कंपनियां, लेकिन अगर ये इंडिया में जुड़ती तो इनको टैक्स लगता है बहुत सारा। तो इन्होंने क्या, टैक्स बचाने के लिए भारत के बाहर इन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया। ये एग्रीमेंट कहाँ किया उन्होंने, भारत के बाहर एग्रीमेंट कर लिया। तो ये काय से बच गए, ये बच गए टैक्सेस ने बचा लिए। 2012 में सरकार ने रूल बनाया, किसने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, कि आपको कुछ भी हो जाए वो टैक्स देना पड़ेगा। 2008 की घटना है, लेकिन 2012 में सरकार रूल बना के बोलती है कि जो भी भारत में जो भी कंपनी मर्ज होगी उनको टैक्स जो है वो देना ही पड़ेगा, चाहे वो भारत के बाहर ही क्यों ना मर्ज होती हो, ठीक है। तो 2012 में किया गया, तो वो इनसे टैक्स की मांग कर रहे थे, इन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल नंबर 20 कि किसी भी कानून को बैक डेट से लागू नहीं कर सकते, वो 6 महीने वाला याद रखो कुछ। तो इस वजह से, इस आर्टिकल 20 की वजह से हच और वोडाफोन को वो जुर्माना जो टैक्स था वो नहीं देना पड़ा। क्यों? क्योंकि किसी भी कानून को आप प्रोग्रेसिव आगे की डेट आगे लागू कर सकते कि आज है तो आज के बाद से चलेगा, ये नहीं कि पिछले वालों से भी बोल दो आप भी दो, ये नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को। इसलिए आर्टिकल नंबर 20 में पहली बात क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, किसी भी कानून को पिछली तारीख को लागू नहीं कर सकते। कार्योत्तर कानून भी बोल सकते हो इसको, कार्योत्तर कानून, या पिछली तारीख से लागू नहीं कर सकते, कानून लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये आर्टिकल नंबर 20 बात करता है और पहला पॉइंट बात करता है। आर्टिकल 20 का दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, डबल जियोपार्डी। अब देख लेते हैं डबल जियोपार्डी क्या है, इसको भी देख लेते हैं कि डबल जियोपार्डी में क्या आता है। पहले तो समझ गए होंगे आप, आर्टिकल 20 ही तो बात करता है। आप मुझे बताओ कि क्या मान लो एक जज साहब है, एक क्या है, जज है, एक जज साहब है, उनके घर पे क्या हो गई, चोरी हो गई, और बहुत कीमती चीज चोर ने चुरा ली। हो सकता है उनकी वाइफ ने उन्हें गिफ्ट की हो, बहुत कीमती चीज उन्हें चुरा ली चोर ने। चोर पकड़ा गया, चोर सामने लाया गया, और चोर को चोरी की सजा कितनी होनी चाहिए, चोर की रूल के हिसाब से मान लो 6 महीने की सजा होनी चाहिए, 6 महीने की सजा दी। लेकिन वो कीमती सामान नहीं मिला, बेच दिया उसने कहीं पर, सजा दे दी। 6 महीने के बाद सजा काट के वो आया, काट के आया, जज ने बोला नहीं मेरी सामान नहीं मिला, मैं 6 महीने की वापस से सजा देता हूं, जिसको 6 महीने और जेल में। क्या जज किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2-2 बार दंड दे सकता है क्या?
नहीं दे सकता ना, कि एक बार उसने अपराध कर लिया तो क्या दोहरा दंड दिया जा सकता है? तो किसी भी अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दे सकते। उसने चोरी एक बार की तो सजा एक बार मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया और फिर भी नहीं मरा वो, तो उसको डबल फांसी में कैसे लटका सकते हैं? इसलिए इंडियन जुडिशरी बड़े इत्मीनान के साथ लिखती है कि किसी व्यक्ति को फांसी देते समय उस बात का ध्यान रखा जाता है, हैंगिंग टिल डेथ, इसको लटकाते रहो जब तक ये मर ना जाए। तो रूल अगर बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बोलता है डबल जियो पार्टी के बारे में। किसकी बात कर रहा है? दोहरा दंड नहीं दे सकते, एक अपराध की एक सजा मिलेगी। राइट टू अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसको क्या बोलते हैं? आत्म अपराध के विरुद्ध अधिकार, मतलब खुद के खिलाफ, ध्यान से सुनना, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। नो पर्सन फोर्स्ड फॉर सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि उस व्यक्ति को जबरदस्ती मजबूर किया जाए कि भैया आपको है, आपके खिलाफ आप जो है अपने स्वयं के खिलाफ गवाही दो। तो अगर मान लो खुद मान रहा है अलग चीज है, लेकिन अगर उसको फोर्स किया गया है, वो बोल दे जज साहब के सामने कि साहब मुझे जबरदस्ती गवाही के लिए मजबूर किया, तो वो नहीं कर सकते। इवन अगर उसने ऐसा बोला तो जिस पुलिस थाने में जो पुलिसकर्मी उसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ भी युक्त कार्रवाई की जाएगी। जज के पास बहुत पावर होता है। तो आर्टिकल नंबर 20 हमें प्रोटेक्ट करता है इन तीन चीजों से। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, एक तो कोई भी कानून पिछली तारीख से लागू नहीं कर सकते आप। दूसरा, किसी व्यक्ति को डबल सजा नहीं दे सकते किसी क्राइम के लिए। तीसरा, नो पर्सन फोर्स्ड फॉर सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर या फोर्स नहीं किया जा सकता। दैट इज आर्टिकल नंबर 20। आइए बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल नंबर 21 के बारे में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कमाल का आर्टिकल है। ये आर्टिकल है तो ये सभी आर्टिकलों में आर्टिकल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें छुपी हुई है। बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसको समझते हैं। शुरुआत में तो इस आर्टिकल को समझा नहीं गया था, बहुत सारे लोग इसको खाली एक लाइन से समझते थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में बताया कि राइट्स का मतलब क्या था। तो आइए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं हमारे अगले राइट्स की, जो कि राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही आता है और आर्टिकल नंबर 21 है। बात कर रहे थे तो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आगे चर्चा करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग पहुंच चुके थे आर्टिकल नंबर 20 तक। आर्टिकल नंबर 20 के बाद आर्टिकल नंबर 21 पढ़ना था, अनुच्छेद नंबर 21, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कई साल तक तो नहीं समझ में आया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया ना, तब समझ में आया कि ये आर्टिकल एक्चुअल में कितना महान आर्टिकल है। और आर्टिकल 21 में बहुत सारे पावर दिए गए। आइए आज आर्टिकल 21 को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 21 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट या एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आजादी से वंचित किया जा सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आजादी, या यूं कहो कि हमको जीने के लिए जो भी चीज चाहिए। अगर आपको घूमने फिरने का आपको घूमने फिरना बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको प्राइवेसी में जीवन जीना अच्छा लगता है, कोई आपको प्राइवेसी को भंग ना करे, तो केवल और केवल आप कानून तोड़ते हो ना, तभी आपको जो है आपको परेशान किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को जेल कब होती होगी, आपने कभी सोचा है क्या? अगर किसी व्यक्ति को जेल हो रही है तो इसलिए हो रही है क्यों? क्योंकि उसने कानून को तोड़ा है। जब तक आप कोई कानून नहीं तोड़ोगे, आपकी लाइफ, आपकी लिबर्टी कभी भी यहाँ पर स्पॉइल नहीं की जाए, कभी भी उसको, या बोल सकते हैं कि परेशान आपको नहीं होना पड़ेगा। तो आर्टिकल 21 में यही लिखा हुआ है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आजादी, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार है आर्टिकल 21, और जिसे केवल तभी छीना जा सकता है अगर कानून में ऐसा प्रावधान है और आपने वो गलत काम किया है। तो केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, ओनली बाय प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, आपकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को वंचित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब इसी वजह से 1978 में केस सामने आया था, मेनका गांधी केस 1978। मेनका गांधी केस एक हिस्टोरिकल केस है, जिसमें मेनका गांधी को आप जानते ही हैं। मेनका गांधी जो इंदिरा गांधी के परिवार में उनके जो बड़े बेटे संजय गांधी थे, उनकी वाइफ मेनका गांधी, जब ये विदेश यात्रा पर जा रहे थे तो किसी कारणवश उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, उनको फॉरेन नहीं जाने दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी के ऊपर किसी चीज को लेकर के केसेस थे। अब इंदिरा गांधी को
आपके ऊपर अगर केस है तो उनकी जो घर में मेंबर है उनको आप कैसे परेशान कर सकते हैं, और विदेश जाने का अधिकार तो आपका अधिकार होना चाहिए। तो उन्होंने केस किया था और केस बड़ा फेमस हुआ था मेनका गांधी के। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वर्डिक्ट देते हुए कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आपको आप जीवन ऐसा जियो कि जिसमें आपको इंडिपेंडेंस ही नहीं है, क्योंकि जीने का अधिकार तो फिर जानवरों को भी है। तो ऐसे में एक एनिमल में और एक इंसान में डिफरेंस क्या हो जाएगा? ऐसे तो आपको भी कहीं बांध के रख दो और बोलो कि आप पूरी फ्री है, आपकी मर्जी जो करो, लेकिन आप तो बंधे हुए हो। आपको किसी कमरे में बंद करके बोल दिया जाए कि आज से आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, सब डिसीजन ले सकते हो, और बाहर से ताला लगा दिया जाए, तो आप बोलोगे इट इज द वॉयलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तो मेरा फिर अधिकार कहाँ दिया आपने? तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल डिग्निटी के साथ, बिना किसी समस्या के साथ जीवन जीने का जो अधिकार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं राइट टू लाइफ। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद जो 1978 में केस आया था, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब जो निर्णय दिया था उसी के आधार पर उसने बहुत सारे आर्टिकल्स, यहाँ पर बहुत सारे अधिकार दे दिए कि ये एक अधिकार नहीं है राइट टू लाइफ, ये बहुत सारे अधिकार है। तो राइट टू लाइफ में आता है पहला अधिकार राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार, या यूं कहूं कि निजता का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। या यूं कहें कि राइट टू गो अब्रॉड, यानी विदेश में जाने का अधिकार, जिसके लिए मेनका गांधी के पासपोर्ट जब्त कर लेगा। आप विदेश जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। राइट टू शेल्टर, आवास का अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार, आवास का अधिकार बोल सकते हैं इसको। फर्ज करो कि बाढ़ आने की वजह से या भूकंप आने की वजह से, किसी भी वजह से किसी का घर टूट गए या बाढ़ की वजह से घर बह गए, तो उसको शेल्टर पाने का अधिकार तो पूरा पूरा मिलता है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना सरकार क्यों चलाएगी? सरकार को इस आर्टिकल के लिए कुछ करना था, इसलिए उनको सबको शेल्टर देना जरूरी है। राइट टू अगेंस्ट हैंडकफ, हैंडकफ समझते हैं हथकड़ी, तो हथकड़ी के खिलाफ अधिकार। ऐसा होता है ना कि हमने ये अधिकार एक्चुअल में जुड़ा हुआ है राइट टू डिग्निटी से। राइट टू डिग्निटी से जुड़ा हुआ है। अब राइट टू डिग्निटी का मतलब क्या होता है? मान सम्मान का अधिकार, सम्मान का। किसी व्यक्ति ने जीवन में बहुत सम्मान कमाया हो और अचानक से किसी के केस करने पर उसको अगर हथकड़ी डाल के अगर पुलिस ले जाए, तो इसमें कहाँ का न्याय होगा? आप खुद सोचिए। उसने जीवन भर इज्जत कमाई है और वो एक पल में खत्म हो जाए क्योंकि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति ने वो क्राइम किया। जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, वो एक सस्पेक्ट ही हो सकता है, लेकिन तब उसके लिए हथकड़ी नहीं पहना जाता। तो एक केस सामने आया था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि उसी हथकड़ी तभी लगाई जाए जब अपराधी के भागने की संभावना है पूरी हो, और ऑलरेडी वो अपराध में लिप्त हुआ हो, या हो सकता है कि उसकी किसी कहानियां चलती हो कि वो भागा हुआ हो पहले से। लेकिन कोई व्यक्ति पहली बार इन्वॉल्व हो रहा है, पहली बार उसको पकड़ा गया, तो ऐसा नहीं, उसको शांति से ले जाओ, वो शांति से चलेगा आपके साथ। ठीक है। राइट टू यूथेनेशिया, ये तो बड़ा अच्छा आर्टिकल है। ये जो आपका अधिकार है राइट टू यूथेनेशिया, तो बाद में जोड़ा गया। तो राइट टू यूथेनेशिया काफी बाद में आया, लेकिन ये बहुत बहुत चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि एक केस था, वो केस का नाम लिख देता हूं मैं आपको, बता देता हूं। उसका नाम है अरुणा शानबाग। अरुणा शानबाग, अरुणा शानबाग का एक केस सामने आया था। उसमें अरुणा शानबाग एक रेप विक्टिम थी और एक नर्स भी थी, उसके साथ उनके साथ रेप हुआ था और इसकी वजह से वो कोमा में चली गई थी और सालों साल कोमा में रही। इसके बाद 2009 में उनने अपने लिए इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा कि हमें इच्छा मृत्यु चाहिए, उनके उनके इस कलीग ने। तो उन्होंने मांगा, उसके बाद ये हुआ कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया गया था कि आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। राइट टू यूथेनेशिया बोलते हैं उसको, इच्छा से मरने का अधिकार। तो इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया, लेकिन दिक्कत ये हुई कि बाद में उन्होंने उन्होंने उस समय तो नहीं लिया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही 2017-18 की बात चल रही है, 2018 में खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इंडिया में हर एक व्यक्ति को जिसको लाइलाज बीमारी, ऐसी बीमारी जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ऐसी बीमारी वाले किसी भी इंसान को अपना जीते जी अपनी लाइफ विल लिख सकता है। वो अपनी जीते जी अपनी जो है लाइफ विल लिख सकता है और वो मांग कर सकता है, अगर उसकी बीमारी ऐसी हो, डॉक्टर अगर लिख के दे दे कि ये अनट्रीटेबल है, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो फिर इंडिया में भी लोगों को
पेसिव यूथेनेशिया अलाउ किया गया। पेसिव यूथेनेशिया, बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि पेसिव किया गया, एक्टिव नहीं किया गया। तब क्या होगा, मान लो कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर है और वेंटिलेटर पर उसको ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो क्या होगा, वेंटिलेटर के सारे जो है ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो सप्लीमेंट खत्म कर दो, वेंटिलेटर से उसको हटा दो, तो नॉर्मल में उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वेंटिलेटर पे तो वो जबरदस्ती ही उनको सांस दी जा रही थी। और अगर डॉक्टर ने बोला कि रिकवरी के चांसेस बिल्कुल न के बराबर है, देन ये किया जा सकता है। लेकिन अगर ये एक्टिव यूथेनेशिया होता है तो क्या होता है, जैसे फ्रांस में अलाउ है। एक्टिव यूथेनेशिया में ये होता है कि उसमें फिर जो पेशेंट होता है उसको जहर का इंजेक्शन देके खुद मारा जाता है, तो वो एक एक्टिव यूथेनेशिया का पार्ट है, और इंडिया में वो नहीं हो सकता। इसलिए इंडिया में पेसिव यूथेनेशिया का, निष्क्रिय यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया। और वैसे भी आप महाभारत देखते हो ना, महाभारत में उसका जिक्र तो है, भीष्म पितामह के पास में ये अधिकार था, उनके पास पावर था ये, तो वैसे ही कुछ मान सकते हैं। हमारी पुरानी किताबों में इतिहास गवाह है कि हमारे देश में पहले भी ये हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अलाउ कर दिया है। और वो केस ध्यान रखना, उस लेडी का नाम याद रखना, अरुणा शानबाग का केस किससे है, राइट टू यूथेनेशिया। दुनिया में सबसे पहले यूथेनेशिया का अधिकार देने वाला जो देश था वो था नीदरलैंड। तो ये नाम भी ध्यान रखना आप, नीदरलैंड वो कंट्री है जिसने सबसे पहले यूथेनेशिया को अलाउ किया था पूरी दुनिया में, नीदरलैंड। और ठीक है, यूथेनेशिया को सबसे पहले नीदरलैंड ने अलाउ किया था। और पेसिव एक्टिव कहाँ चलता है, फ्रांस में चलता है, बहुत सारे देशों में देने लगे, इंडिया भी उसमें से एक पार्ट है। मतलब इंडिया का अब जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो सोच बदल रही है, जुडिशरी के डिसीजन से भी पता चलता है कि देश में जो वाकई में माहौल जो है थोड़ा चेंज हो रहा है, और थोड़ा एडवांस हम लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। राइट टू हेल्थ, स्वस्थ रहने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अगर मान लो आपके घर के आसपास कोई कचरा कर रहा है, तो यू हैव राइट्स कि आप उसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कंप्लेंट भी आपको करना चाहिए, क्योंकि वो जो कचरा फेंक रहा है उससे बीमारियां उत्पन्न होगी, और कल से आप ही के घर के लोग उससे जो है इन्फेक्ट हो सकते हैं और बीमार हो सकते हैं। तो आपको स्वस्थ रहने का अधिकार है, इसमें स्वस्थ पर्यावरण में जीने का अधिकार भी हमारा फंडामेंटल राइट्स आता है। तो स्वस्थ रहने का मतलब हर तरीके से, अगर कोई आसपास कोई फैक्ट्री है, वो धुआं छोड़ रही है जिससे आपको श्वास संबंधी या सांस संबंधी कोई बीमारी हो रही है, देन यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट दिस द फैक्ट्रीज, एंड जो भी वो चीज लगी हुई है उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हो। राइट टू ट्रीटमेंट, चिकित्सा पाने का अधिकार, हर व्यक्ति को उपचार का अधिकार मिलना चाहिए। कैजुअलिटीज में अगर कोई आया है तो उसको जो है ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इमरजेंसी ट्रीटमेंट सब जगह अलाउ किया गया, हर एक हॉस्पिटल में आपको ट्रीट किया जाता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ आपने नोटिस की होगी, शायद नोटिस करी हो तो ठीक, नहीं करी हो तो मैं भी करवा देता हूँ। पहले क्या होता था, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता था ना, अगर रोड पे कहीं पर वो एक्सीडेंट से पड़ा हुआ है, तो क्या होता था, ज्यादातर लोग कोई भी उसको उठाते नहीं थे, क्योंकि जो व्यक्ति उठाता था सबसे पहले क्या होता था, वो लेके जाता था ना उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति जिस जो लेके गया बेचारे, उसके ऊपर भी सबसे पहले क्या होता था, उसको भी थाने में जाकर के उसको भी बार बार गवाही देनी पड़ती थी। दूसरा है कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है ना, उसका इलाज बाद में होता, पहले पुलिस केस बनता, पुलिस आती, पंचनामा बनाती, देन उसका उसका बयान दर्ज होता, उसके बाद उसका इलाज होता। तो पहले लाइफ है या पहले बयान है, तो इस वजह से इसको चेंज किया गया। कुछ केसेस आए हैं, कुछ मूवीज में भी देखने को मिला, लाइक मुन्ना भाई एमबीबीएस एंड ऑल, जिस मूवी में देखने को मिला है, वहां पे भी ऐसे ही है कि भाई पहले क्या है, फॉर्म भरने का या पहले इलाज मिलने का, तो इलाज जो है वो प्रायर होना चाहिए। तो वहीं से आजकल जो ट्रेंड है वो ये है, अब जो बदलाव हुआ है ये हुआ है कि अब अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो कोई केस नहीं होता है, सबसे पहले ट्रीटमेंट मिलता है। वो जिंदा रहेगा तो गवाही भी देगा, लेकिन जिंदा ही नहीं रहा तो गवाही कैसे देगा। और जो व्यक्ति उसको भला आदमी जो लेके गया हुआ है उस पर शक नहीं करना, वो भला ही आदमी होता है और उसके ऊपर कोई केस नहीं होता, वो बिल्कुल बाइज्जत बरी रहता है उसमें। नहीं तो पता चला वही आदमी, सबसे पहले शक उसी पे करना होता है कि यही तो नहीं है जिसने मर्डर किया है। आर्टिकल नंबर 21 की बात करें, आर्टिकल नंबर 21 की बात करें, अनुच्छेद 21A, ध्यान रखना आर्टिकल 21 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, 21A भी उसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल 21 है। तो आर्टिकल 21 बोलता है कि ये पहली बात तो, ये कैपिटल लेटर में जब भी कुछ लिखा होता है तो ये मान के चलिए कि उसको जोड़ा जाता है। कैपिटल लेटर में किसी आर्टिकल के आगे पीछे कुछ लिखा होता है तो ये जरूर मानना होगा आपको कि ये आर्टिकल बाद में जोड़ा गया है, पहले नहीं था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या किया गया था, एक अमेंडमेंट किया गया था, उस अमेंडमेंट का नाम है 86वां संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये ध्यान रखना 2002 में हुआ था।
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। इसमें ये आर्टिकल जोड़ा गया, और जोड़ा गया तो क्या जोड़ा गया, ये जो हमारा आर्टिकल है ये बात करता है राइट टू एजुकेशन का। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। राइट टू एजुकेशन में लिखा है कि 6 साल से 14 साल के सभी बच्चे फ्रॉम द 6 to 14 एज के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उन सभी को फ्री और नेसेसरी एजुकेशन का अधिकार है, फ्री एजुकेशन का अधिकार है। तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार दिया गया है। ये गवर्नमेंट स्कूल्स में अप्लाई है। गवर्नमेंट स्कूल्स में किसी की फीस नहीं लगती, कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो सबको वहां पर फ्री में एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि देश में वैसे भी न्याय और शिक्षा फ्री में ही मिलना चाहिए, और ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए, इलाज भी मिलना चाहिए, ये है। तो राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था, इसकी वजह से 6 साल से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी, कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। साथ ही साथ सरकार का बहुत अच्छे अच्छे प्लान भी है, मिड डे मील का प्लान भी है जिसमें खाना भी दिया जाता है, पुस्तकें भी दी जाती हैं, ड्रेसेस, ये जो यूनिफॉर्म होती है वो भी दी जाती है। तो जो कंपलसरी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है एक शिक्षा के लिए वो भी दिया जाता है, और वैसे भी ये 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बात यह है कि अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। 2009 में ये बात उठी कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, मैं गवर्नमेंट स्कूल की आलोचनात्मक समीक्षा नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि लोगों का यह मानना था कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनकी शिक्षा का स्तर जो है बहुत अच्छा है, और आप जो हमें फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं वो शासकीय स्कूलों में करा रहे हो जहाँ पर जो है शिक्षा का स्तर उन स्कूलों के मुकाबले काफ़ी कम है। ऐसे में बहुत सारे पेरेंट का, बहुत सारे अभिभावकों का यह कहना था कि हमारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार तो दे दिया, लेकिन हमें शिक्षा का अधिकार नहीं, हमें बेहतर शिक्षा का अधिकार चाहिए। अगर बेहतर शिक्षा का, क्या हमारे बेटे कभी कॉन्वेंट स्कूल, क्या हमारे बेटे कभी भी, बेटे बेटियां कभी भी किसी बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते क्या? हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। क्या पैसा ही बैरियर हो सकता है केवल? तो इसी वजह से 2009 में एक एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था विच इज कॉल्ड RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये एक्ट 2009 में पास किया गया और उसमें कंपल्शन कर दिया गया कि जितने भी ओवरऑल पूरे इंडिया में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स भी है ना, प्राइवेट स्कूल्स बोल रहा हूँ, कितने ही बड़ा स्कूल्स क्यों ना हो, एससी और एसटी के बच्चों के लिए 25% सीट जो है वो रिजर्व्ड है वहां पर। तो उनको 25% सीटें एससी एसटी से भरनी पड़ेगी, जिसकी प्रक्रिया जो है वो लॉटरी सिस्टम से होगी। इसमें धांधलियां ना हो, इसकी वजह से सभी लोगों के सामने एक पोर्ट रखा जाता है जिसमें चीट बनाई जाती है सब लोगों के नाम के जो एप्लीकेंट होते हैं, फिर अपने हाथ से उठाते और देखते कि क्या है, किसी व्यक्ति से उठवाते, जो भी एक गेस्ट रखते हैं, अब उठा के देख लिया इसका नाम आ गया तो उसको सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे में सारे लोगों को सिलेक्शन वहाँ पर फेयर तरीके से हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोसेस 2009 से भारत में प्रचलित है, चर्चा में। तो इसको आप ध्यान रखें कि RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से कितना परसेंट सीटें SC ST के लिए फिक्स है, 25% सीट किसके लिए फिक्स है, ST एंड SC के लिए फिक्स है, वो भी कौन से स्कूल्स में, दैट इज प्राइवेट स्कूल्स में है। तो ये भी ध्यान रखना है, ऑल प्राइवेट स्कूल्स जो है इसमें एप्लीकेबल है। अगर ऐसा कोई करता नहीं भी है तो इसके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, काम आने वाली चीज़ है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 22 जो आर्टिकल है ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार हो जो हमें मिलता है वो है गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार मिलता है। अगर किसी व्यक्ति ने क्या, गिरफ्तार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, वो तो पुलिसमैन ही हो सकता है। कोई पुलिस कॉप आकर के आपको गिरफ्तार करता है, इन केस मान लो कोई केस हुआ भी है, किसी ने आपके खिलाफ केस कर भी दिया और एक पुलिसमैन जो है आपको गिरफ्तार करने के लिए आया, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, आर्टिकल 22 ही बोलता है कि एवरी पर्सन शुड बी अपीयर्स अगेंस्ट द बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर जिसमें यात्रा और छुट्टी का समय माइनस करना पड़ेगा, जिसमें ट्रैवलिंग टाइम और अगर कोई वेकेशन पड़ गया, कोई हॉलीडे है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट हॉलीडे
तो उसको माइनस कर दिया जाएगा, बाकी 24 घंटे गिना जाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि आपको कहीं दूर दूर से पकड़ा और आप कहीं और ले जा रहे हैं, तो आपको वहीं आसपास किसी मजिस्ट्रेट में खाली पेश करना है, और 24 आवर के अंदर अगर उसको पेश नहीं किया है तो उसको रिलीज करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये बोलता है गिरफ्तारी का नियम। दूसरा, हर व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अगर आपके घर पे कोई गिरफ्तार करने के लिए आता है तो आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए व्हाई, क्यों मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो यू हैव पावर टू आस्क क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रीजन ऑफ अरेस्ट क्या है, क्या क्या रीजन है कि आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं, ये रीजन आप पूछ सकते हो, और बाकायदा ये पावर सब सबके पास में होती है। ठीक है, तो ये दो चीज, और एक और तीसरी चीज जो इसमें दी गई आर्टिकल 22 बड़ी कमाल की बात करता है। तीसरी चीज की है राइट टू डिफेंड। इसका मतलब है कि आपको अपने आप को बचाव करने के लिए एक एडवोकेट करने का पावर दिया गया है, वकील करने का अधिकार दिया गया है। फर्ज करो कि आपके पास वकील करने के पैसे भी नहीं है, तो बिना वकील के तो दलील शुरू ही नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि उस जज साहब का ये पावर, उनका ये अधिक वो बनता है, ड्यूटी बनता है, इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी जज कि वो आपको प्रोवाइड कराए। तो अगर आपके पास नहीं है ना वकील, तो वो प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ाएंगे। वो पहले बोलेंगे आपका वकील लेके आओ, बोलेंगे सर पैसे नहीं है, तो फिर बोलेंगे किसी सरकारी वकील को आपके लिए अपॉइंट करेंगे, और वो सरकारी वकील आपको केस लड़ने से मना नहीं कर सकता है। आपके दिमाग में अगर ओ माय गॉड जैसी मूवीज का सीन चल रहा है तो वो अलग चीज है, वो अलग केस होता है, एक्सेप्शन चीजें हैं, वो मत ध्यान रखिए। लेकिन नॉर्मली वकील होने पर ही आपकी दलील चलती है। ऐसा कोई वकील आपको मना नहीं कर सकता कि वो नहीं लड़ेगा, अगर कोर्ट ने बोल दिया तो लड़ना पड़ेगा। Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within the period of 24 hour। ये याद रखना, 24 घंटे के अंदर उसको कहाँ रखना पड़ेगा, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है, ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर ही उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार एवरी पर्सन को है। राइट टू नो द रीजन ऑफ अरेस्ट इज द फंडामेंटल राइट्स। और लास्ट से राइट टू डिफेंस, बचाव का अधिकार। और बचाव में किसका अधिकार, राइट टू एडवोकेट, राइट टू हायर एडवोकेट, वकील करने का अधिकार। तो वकील को आप कर सकते हैं, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अक्सर आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जब भी किसी क्रिमिनल को पकड़ा जाता है तो वो सबसे पहले बोलता है आई वांट टू टॉक विद माय एडवोकेट, मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ। तो उसको 2-3 थप्पड़ टिकाते हैं, जो भी होता होगा प्रोसेस। मैं तो उसको एक मजाकिया अंदाज में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता यही है कि आपको वकील करने से कोई नहीं रोक सकता। आर्टिकल 22 आपके दिमाग में फंस गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आर्टिकल 22 ध्यान रखिए।